गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं दीपक पाठक आपका वेलकम करता हूं अपनी क्लास के अंदर। और अभी हमारा चल रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यूनिट नंबर 1 चल रहा है और यूनिट नंबर 1 का आज लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर कौन सा बेटे? 5। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूं कि हम लोगों ने पहले अभी तक क्या पढ़ा है। तो बेटा तेज से फास्ट से एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मैंने पढ़ाया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्टार्टिंग डेट 1 सितंबर 1872, ऑल ओवर इंडिया में लगता है, जम्मू एंड कश्मीर को मिलाकर। धारा 370 हटी, जम्मू एंड कश्मीर पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगा। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सेक्शन नंबर 2 क्लॉज एच कहता है एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड व्हाट? कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट को बनाने के लिए एक डेफिनेशन बताई सेक्शन 2 क्लॉज ई, मतलब एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट। एग्रीमेंट को बनाने के लिए प्रॉमिस हो, सेट ऑफ प्रॉमिस हो और कंसीडरेशन हुआ तो एग्रीमेंट बन जाएगा। मैंने आपको ये बताया कॉन्ट्रैक्ट में 2 एलिमेंट है, एग्रीमेंट बनाओ और बेटा एग्रीमेंट जो है ना वो ऐसे बनाना जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है, मतलब जिन पर आप लीगल एक्शन ले सको। ऐसे एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते, इसका मतलब आप जरूर सोशल या डोमेस्टिक एग्रीमेंट बना रहे होगे। सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट मतलब ऐसे एग्रीमेंट जो नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ है। क्यों है? क्योंकि वहां पार्टी की इंटेंशन नहीं होती है लीगल रिलेशन बनाने की, इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। वही दूसरी बात बिजनेस एग्रीमेंट की मैं बात करता हूं, ऐसे एग्रीमेंट जिसमें पार्टी की इंटेंशन होती है लीगल रिलेशन को बनाने की, एनफोर्सेबल बाय लॉ भी है और मेरे भाई कॉन्ट्रैक्ट भी है। कंक्लूजन ये निकला कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर not contract because social agreement are not contract, business agreement are contract। फिर मैंने आपको टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया था और टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाने के बाद मैंने आपको टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ये बताया कि सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। 3 तरीकों से करेंगे, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हम ओरली या राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि इंपोज्ड बाय लॉ होते हैं, जिसमें कानून कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट ओके, बेशक ओरल ना हो, रिटन ना हो। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, इट मींस ए कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज आर कॉल्ड टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। एग्जांपल क्या थे टैसिट कॉन्ट्रैक्ट के? विड्रॉवल ऑफ कैश फ्रॉम एटीएम मशीन, कॉइन ऑपरेटेड टेलीफोन मशीन, वेट मेजरमेंट मशीन, फॉल ऑफ हैमर इन ऑक्शन सेल इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। फिर मैंने कहा क्रिएट करना सीख लिया, अब बताओ एनफोर्सेबल बाय लॉ है या नहीं है। तो बेटे 6 चीजें पढ़ाई मैंने, एनफोर्सेबिलिटी खत्म। कौन कौन सी 6 चीजें थी? सबसे पहली चीज, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को आप कैसे बनाओगे। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए 10 पॉइंट का होना जरूरी है। आप एक काम करो, 10 पॉइंट कवर कर लेना, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। पहला पॉइंट, प्रॉपर ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस। अरे सर ये तो सोशल एग्रीमेंट में भी होती है। तो दूसरा पॉइंट, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। बेटा तीसरा पॉइंट, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, एवरी पर्सन इज केपेबल टू एंटर इनटू ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट माइनर अनसाउंड माइंड और पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। फिर मैंने कहा कंसीडरेशन का होना जरूरी है। कंसीडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न। लैटिन वर्ड क्या बताया था बेटे, जल्दी बताओ? क्विड प्रो क्यो। फिर मैंने कहा फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट मतलब कॉन्सेंसस एड इडम, इट मींस सेम माइंड सेम सेंस, सेम माइंड सेम सेंस। लॉफुल पर्पस, सर्टेनिटी, ऐसे एग्रीमेंट मत बनाना जिनको कानून ने वॉइड डिक्लेयर कर रखा हो। वेजरिंग मैंने एग्जांपल दिया था। पॉसिबल टू परफॉर्म और अदर रिक्वायरमेंट ऑफ अदर लॉ। 10 पॉइंट खत्म, यानी कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना हम सीख गए। ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी का दूसरा पॉइंट, वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट मतलब यूजलेस एग्रीमेंट, जिसको हम वॉइड अब इनिशियो बोलते हैं। स्टार्टिंग से वो क्या होते हैं? यूजलेस होते हैं। कौन से बेस्ट एग्जांपल है वॉइड एग्रीमेंट के? एग्रीमेंट कर लो माइनर के साथ, वॉइड है। धर्मोदास घोष मोहिरी बीवी वाला केस बताया था। उसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट पॉइंट बताया, कंसीडरेशन के बिना एग्रीमेंट करो वॉइड होगा, अनलॉफुल करो वॉइड होगा, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म करो वॉइड हो जाएगा। स्टार्टिंग से यूजलेस। तीसरा मैंने आपको पॉइंट बताया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। बेटा ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि
बनाते वक्त वैलिड थे, परफॉर्मेंस से पहले कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबिलिटी उसकी सीज हो गई। इट मींस अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ is called void contract when it ceases to be enforceable। क्लियर था। फिर मैंने आपको बताया इलीगल कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के बारे में। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट का मतलब, इलीगल मतलब वॉइड तो है लेकिन वो पनिशेबल भी है। वॉइड प्लस पनिशेबल इज इक्वल टू इलीगल, लेकिन वॉइड तो सिर्फ वॉइड ही रहता है, इलीगल में पनिशमेंट है। तो यहां पर मैंने कंक्लूजन निकाला, ऑल इलीगल आर वॉइड बट ऑल वॉइड आर नॉट इलीगल बिकॉज नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट विच आर यूजलेस आर जस्ट वॉइड। क्लियर था। फिर मैंने आप लोगों को पढ़ाया वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब। मैंने वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये बताया कि जब किसी कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी की रजामंदी जो है वो फ्री नहीं होती, कंसेंट जो है वो फ्री नहीं होती, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। एक पर्सन जबरदस्ती कंसेंट ले रहा है किसी और पार्टी से, जिस पार्टी से ले रहा है वो एग्रीव्ड पार्टी, जिस पार्टी ने जबरदस्ती कंसेंट ली उसको डिफेंडेंट पार्टी। टोटल कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसिलेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। क्लियर था। एक और पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी का अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट। मैंने कहा था इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई दिक्कत नहीं होती, बस कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट अनएनफोर्सेबल हो जाता है। इट मींस ए कॉन्ट्रैक्ट विच आर गुड इन सबस्टांस बट ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन लाइक नॉट प्रॉपर डेटेड, नॉट प्रॉपर स्टाम्पिंग, नॉट प्रॉपर साइन, नॉट प्रॉपर रजिस्टर्ड, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स अनएनफोर्सेबल। समझ में आ गया बेटे। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। बेटा कॉन्ट्रैक्ट तीन टाइप के पढ़ाए थे, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, पार्टली एग्जीक्यूटेड और पार्टली एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें परफॉर्मेंस दोनों ही पार्टी कर चुकी होती है। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी परफॉर्मेंस कर चुकी है और एक पार्टी परफॉर्मेंस करेगी। समझ में आई बात? समझ में आई बात? नहीं, एग्जीक्यूटरी मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों पार्टी परफॉर्मेंस कर चुकी होती है। ये भी गलत बेटे। एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी में बच्चों को कंफ्यूजन होती है, इसीलिए मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूं। दोबारा से, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों पार्टी अपनी परफॉर्मेंस कर चुकी है। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों पार्टी परफॉर्मेंस नहीं कर चुकी, फ्यूचर में करेगी। पार्टली एग्जीक्यूटेड और पार्टली एग्जीक्यूटरी मतलब एक पार्टी ने परफॉर्म कर दिया, एक पार्टी परफॉर्म करेगी। मतलब क्रेडिट सेल इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पार्टली एग्जीक्यूटरी और पार्टली एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। फिर मैंने आप लोगों को इसके बाद पढ़ाया ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म। दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी की, वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, एक पार्टी की ही ऑब्लिगेशन होती है एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस करने की। एग्जांपल दिया था मैंने दीपक और एयर इंडिया के बीच में। डेट ऑफ ट्रेवल 14 फरवरी, डेट ऑफ बुकिंग 1 जनवरी, पेमेंट दीपक ने 1 जनवरी को करी, एयर इंडिया परफॉर्म करेगा 14 फरवरी को। 1 जनवरी को सिर्फ मिस्टर दीपक की ऑब्लिगेशन थी परफॉर्म करने की, एयर इंडिया की ऑब्लिगेशन नहीं थी। LIC का भी एग्जांपल दिया था। और बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो बोथ साइडेड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। क्लियर थी बात? फिर मैंने आपको एक टॉपिक स्टार्ट करवाया, टॉपिक का नाम था ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस। बेटा ऑफर चल रहा है, मैंने आपको ऑफर की सिर्फ एक डेफिनेशन बताई है। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज ए कहता है when one person signifies his willingness to do or abstain from doing any activity or thing etc is called offer। मतलब एक पर्सन अपनी willingness, अपनी इच्छा, बेचने की इच्छा है कार, वो जाहिर कर रहा है, मतलब एक्सप्रेस कर रहा है सामने वाले पर्सन को। जिसने एक्सप्रेस किया वो ऑफरर, जिसको एक्सप्रेस किया उसको ऑफररी बोलेंगे। इस पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन को ऑफर बोलेंगे। फिर मैंने स्टार्ट करवाया टाइप्स ऑफ ऑफर। तो मैं आपको ABC टाइप तक कराऊंगा। ए टाइप मैंने कहा ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेनिटी ऑफ द ऑफर। ऑफर दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्पेसिफिक ऑफर, एक होता है जनरल ऑफर। जनरल ऑफर का मतलब ऐसा ऑफर जो हम पब्लिक एट लार्ज को देते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन को नहीं दिया, पब्लिक को दिया।
anyone can accept the public offer is called general offer. और स्पेसिफिक ऑफर मतलब ऐसा ऑफर जो पब्लिक एट लार्ज को दिया जाता है। बात समझ में आ रही है? ऐसा ऑफर जो पब्लिक एट लार्ज को दिया जाता है उसको हम स्पेसिफिक ऑफर बोलते हैं। तो यहां तक हमारी क्लास ओवर हुई, यहां तक हमारी क्लास कंप्लीट हुई। अब मैं आज की क्लास आपकी स्टार्ट करवा रहा हूं। हमारा टॉपिक यही चल रहा है बेटे, टाइप्स ऑफ ऑफर। क्या चल रहा है टॉपिक? टाइप्स ऑफ ऑफर ही चल रहा है। क्लास में आ जाना बेटे। अभी तक जो लेट आए हैं उनके लिए, जो टाइम पे आते हैं उनको रिवीजन मिलती है, बड़ा मजा आता होगा उनको। और जब भी मैं रिवीजन करवाऊं, रिवीजन करवाते वक्त नोट्स आपके बिल्कुल बंद होने चाहिए। रजिस्टर बंद, नोट्स बंद, दिमाग ओपन। रिवीजन के टाइम पे रिवीजन का रूल यही है। क्लियर है? आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैंने आपको वादा किया था फिंगर्स पे होगा, फिंगर पे होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पूरा का पूरा लॉ। कॉन्ट्रैक्ट क्यों भाई? पूरा का पूरा लॉ, एक भी एक्ट ऐसा नहीं होगा जो आपके फिंगर्स पे ना हो, ये मेरी गारंटी है। पिछले 11 साल का एक्सपीरियंस है और 11 साल में आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ ऑफर मैं आपको पढ़ा रहा हूं। सबसे पहला, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेनिटी ऑफ द ऑफर ही करवा दिया, जनरल और स्पेसिफिक। अब नंबर दूसरा मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसको बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग ऑफ सेकेंड ऑफर। ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग ऑफ सेकेंड ऑफर, इसका मतलब यह होता है कि जब ऑफरर ने ऑफरी को कोई ऑफर दिया तो वहां पर एक ऑफर नहीं रहता, कोई दूसरा ऑफर भी आ जाता है। बिना एग्जांपल के समझ नहीं आएगा, लेकिन उससे पहले ये बता दूं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग ऑफ सेकंड ऑफर, ऑफर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के बेटे? दो टाइप के। एक मिनट। सबसे पहला बोलते हैं इसको क्रॉस ऑफर, नहीं पहले को हम काउंटर बोलते हैं। सबसे पहले को बोलते हैं काउंटर ऑफर और दूसरे को हम बोलेंगे क्रॉस ऑफर। पहला कौन सा बच्चे? काउंटर ऑफर। दूसरा कौन सा? क्रॉस ऑफर। तो काउंटर और क्रॉस के बीच में फर्क क्या है ये ध्यान से सुनना। काउंटर ऑफर का मतलब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। आप लोग डेफिनेटली, पक्की बात है, कभी बचपन में या अभी भी अपनी माताओं के साथ, मम्मी के साथ जरूर सब्जी मंडी गए होंगे। तो सब्जी मंडी में मम्मी के साथ जाओ, मुझे तो बिल्कुल जाना पसंद ही नहीं है, क्योंकि वहां पर सब्जी वाला बोलता है कोई चीज 40 रुपए किलो, तो हमारी मम्मी बोलती है 20 रुपए किलो। हमारी क्या, सबकी मम्मी यही बोलती है। मेरे को समझाना यह है कि सब्जी मंडी में गए और सब्जी वाले ने बोला आलू जो है वो 30 रुपए किलो है। कहने का मतलब, यहां पर एक वेजिटेबल मार्केट में गए और वेजिटेबल का कोई सेल्समैन है, वेजिटेबल का सेल्समैन है। इस वेजिटेबल के सेल्समैन को कोई एक बायर खरीदने गया और सेल्समैन ने बायर को बोला पटैटो जो है वो मान लो 40 रुपए किलो, तो ये ऑफर है। अभी बायर ने क्या बोला? बायर को वैसे कायदे से हाँ बोलना चाहिए, एक्सेप्टेंस देनी चाहिए एग्रीमेंट को बनाने के लिए। बायर ने बोला कि भैया 30 रुपए किलो लगा लो। क्या बोला? 30 रुपए किलो लगा लो। इसका मतलब यहां पर पहले वाले ऑफर के बदले में एक दूसरा ऑफर आ गया, सेकंड ऑफर आ गया। हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग ऑफ सेकंड ऑफर। तो यहां सेकंड ये आ गया, इसको हम क्या बोलते हैं? काउंटर ऑफर। यानी कि इस वाले वेजिटेबल वाले के ऑफर के बदले में बायर ने एक्सेप्टेंस तो नहीं दी, ऊपर से एक दूसरा ऑफर दे दिया, जिसको हम बोलते हैं कौन सा ऑफर? काउंटर ऑफर। समझ में आ रही है बात? काउंटर, अगर एक गेंद बॉल को आप दीवार पे मारोगे तो वो बॉल दोबारा आपके मुंह पे ही आएगी। ऐसे मारो ऐसे आ जाएगी, अगर कैच ना करो तो। इसको बोलते हैं काउंटर ऑफर। मेरी बात समझ में आ रही है? हम लोग पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग ऑफ सेकंड ऑफर के, ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग ऑफ सेकंड ऑफर में पहला टॉपिक मैंने आपको बताया कौन सा टॉपिक? काउंटर ऑफर।
काउंटर मतलब सिंपल। अब लॉ की लैंग्वेज में काउंटर को क्या कहते हैं, मैंने आपको एग्जांपल दिया, अब इसको लॉ की लैंग्वेज में कहते हैं व्हेन वन पर्सन गिव्स ऑफर, यानी कि वेजिटेबल वाले ने ऑफर दिया, अनदर पर्सन गिव्स सेकंड ऑफर। और मेरे भाई ये जो सेकंड ऑफर दिया, इस सेकंड ऑफर को क्या बोलते हैं, काउंटर ऑफर। क्लियर है? क्या कोई दिक्कत हुई किसी को समझने में? कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग पढ़ रहे टाइप्स ऑफ ऑफर ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग ऑफ सेकंड ऑफर। सबसे पहला मैंने बताया काउंटर ऑफर, और अब यहां पर दूसरा जा रहा है जिसको हम कौन सा ऑफर बोलते हैं, क्रॉस ऑफर। बेटे क्रॉस ऑफर का मतलब होता है इट मींस एक्सीडेंटली एक्सचेंज ऑफ सिमिलर ऑफर। क्या बोलते हैं इसको, एक्सीडेंटली एक्सचेंज ऑफ सिमिलर ऑफर। ध्यान से सुनना, क्रॉस ऑफर का मतलब होता है एक्सीडेंटली एक्सचेंज ऑफ सिमिलर ऑफर। इसको हम क्रॉस ऑफर बोलते हैं, एक्सीडेंटली एक्सचेंज ऑफ सिमिलर ऑफर। बेटा ध्यान से सुनो, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, एग्जांपल से समझोगे बड़ा अच्छा लगेगा। मान लो दो दोस्त हैं और पहले का नाम है अमर और दूसरे दोस्त का नाम है अकबर। अमर और अकबर, और अमर के पास एक कार है और वो थार है। अकबर को पता है कि अमर ये थार जो है वो बेचना चाहता है, बहुत दिनों से डेली मिलते हैं, हर चौथे पांचवें दिन मिलते हैं। अकबर को पता है कि अमर ये थार बेचना चाहता है और अमर को ये बात पता है कि अकबर इस थार को खरीदना चाहता है। तो एक दिन अमर अपने घर पे बैठा हुआ, अमर ने सोचा यार ये कार अब मैं सेल कर ही देता हूं। तो अमर ने क्या करा, एक लेटर लिखा। क्या लिखा, एक लेटर। मैं बोल रहा हूं लेटर। देखो ये क्रॉस ऑफर की सिचुएशन सामने फेस टू फेस बैठो ना तो ज्यादा अराइज नहीं होती, इस सिचुएशन में लेटर के केस में हो सकती है। अमर ने लिखा कि भाई मैं अपनी कार को 2 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं, क्या तू खरीदेगा? और इसने ये 5 जनवरी को लेटर लिखा। कोइंसिडेंटली 5 जनवरी को ही अकबर भी अमर को एक लेटर लिख रहा है कि भाई क्या तू अपनी कार मुझे 2 लाख रुपए में बेचेगा? इसका मतलब अमर ने एक लेटर दिया अकबर को और अकबर ने लेटर दिया किसको, अमर को। मैं यहां पर ऊपर बताता हूं, अमर और अकबर। अमर ने एक लेटर दिया अकबर को और अकबर ने सेम डे सेम लेटर सेम टर्म्स एंड कंडीशन के साथ दिया अमर को। तो बेटा ये ऑफर जो है, क्या इन दोनों में से किसी ने एक्सेप्टेंस दी? नहीं, ये दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस ऑफर दिया। क्या दिया? क्रॉस ऑफर दिया। इन दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस ऑफर दिया, यहां से यहां, यहां से यहां। तो मैंने क्या लिखवाया, इट मींस एक्सीडेंटली एक्सचेंज ऑफ सिमिलर ऑफर। एक सिमिलर ऑफर एक्सीडेंटली क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। इसको बोलते हैं क्रॉस ऑफर। समझ में आई बात? हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑफर ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग ऑफ सेकंड ऑफर। 2 टाइप के होते हैं, एक काउंटर ऑफर होता है और एक दूसरा क्या होता है, क्रॉस ऑफर होता है। काउंटर ऑफर का मतलब व्हेन वन पर्सन गिव्स ऑफर देन अनदर पर्सन गिव्स सेकंड ऑफर एंड द सेकंड ऑफर इज कॉल्ड काउंटर ऑफर। क्रॉस ऑफर का मतलब व्हेन इट मींस एक्सीडेंटली एक्सचेंज ऑफ सिमिलर ऑफर। ए ने बी को एक लेटर दिया, बी ने ए को एक लेटर दिया, सेम लेटर, क्रॉस ऑफर। क्लियर है? समझ में आई बात? तो बेटे ये 2 बात मैंने आपको पढ़ाई। अभी हमारा टाइप्स ऑफ ऑफर ही चल रहा है। टाइप्स ऑफ ऑफर के अंदर अब मैं आपको तीसरी बात बताता हूं। तीसरा,
तीसरी बात है ऑन द बेसिस ऑफ कंटिन्यूटी। क्या है मेरे दोस्त? ऑन द बेसिस ऑफ कंटिन्यूटी। ये लास्ट टाइप ऑफ ऑफर है। इतने ही टाइप के ऑफर होते हैं, जनरल, स्पेसिफिक, काउंटर क्रॉस, और एक है ऑन द बेसिस ऑफ कंटिन्यूटी, जिसको हम स्टैंडिंग ऑफर या ओपन ऑफर भी कहते हैं। क्या कह रहे हैं बेटे? स्टैंडिंग ऑफर या ओपन ऑफर। क्लियर है? बिना समझाए क्लियर कैसे होगा भाई? हाँ बोल रहे हो, ध्यान से सुनो। किसी के घर में अखबार आता है, अखबार आता होगा। लोगों के घर में दूध आता है, दूध वो भी आता होगा। मान लो कोई अखबार वाला है, मान लो मैं हूं, और मुझे अखबार चाहिए कल से, कल के लिए नहीं, कल से रोज के लिए अखबार चाहिए। तो मैं अखबार वाले से बात करूंगा, अखबार वाले भाई मुझे डेली अखबार दो। तो मैंने अखबार वाले को ऑफर दिया, उसने कहा ठीक है सर मैं आपको डेली अखबार दूंगा। हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट बन गया। तो अगली सुबह यानी कि कल अखबार वाले ने अखबार फेंका, मैंने पढ़ा अपने घर पे। अगले दिन, उसके अगले दिन यानी कि सेकंड डे, अखबार वाला अपने आप बिना कुछ बोले खुद ही आएगा, अखबार देगा और चला जाएगा। अखबार वाले बड़ी टेक्निक होती है उनकी, वो 4 फ्लोर पे भी नीचे बिना देखे ऊपर ऐसे रबड़ बांधते और खटाक ऐसे बांधते, खटाक। अखबार वाले बड़े डेंजर होते हैं, बड़ा निशाना उनका सटीक होता है। 4 फ्लोर 3 फ्लोर पे ऐसे फेंक देते हैं। तो अगले दिन यानी कि दूसरे दिन अखबार वाला खुद आएगा, तीसरे दिन खुद आएगा, चौथे दिन खुद आएगा। मतलब ये जो ऑफर मैंने एक दिन पहले दिन दिया ना अखबार का, इस ऑफर को मैं ओपन ऑफर बोलूंगा। मतलब ये ऑफर कंटिन्यूअस चलता रहेगा जब तक मैं अखबार वाले को मना ना कर दूं अखबार देने से। समझ में आई बात? दूसरा एग्जांपल देता हूं। हम दूध वाले, जो हमारे घर में दूध वाले आते हैं, सुबह सुबह दूध दिया, हम आते हैं, वो दूध लेकर आते हैं, बेल बजाते हैं, हम पतीला उठाते हैं, वो दूध देता है, सारा दूध जो है वो नीचे गिर जाता है। पतीले की जगह चाय छन्नी ले ली। कभी कभी ऐसा भी होता है, पतीले में दूध लिया, आ गए, अगले दिन फिर दूध वाला आया, दूध दिया, आ गए, फिर आया, आ गए। मतलब दूध वाले को हमने पहली बार ऑफर दिया था कि रोज मेरे घर में 1 लीटर दूध दे दीजिए। तो दूध वाले से ये जो हमने एग्रीमेंट किया, ये कौन सा ऑफर था? इसको बोलते हैं स्टैंडिंग ऑफर, मतलब ओपन ऑफर। मतलब ऐसा ऑफर जो फ्यूचर में कंटिन्यू रहता है, इसको बोलते हैं हम स्टैंडिंग ऑफर। बेटा समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है? स्टैंडिंग ऑफर मतलब एक ऑफर विच कंटिन्यूज इन फ्यूचर। यानी कि ये जो न्यूज़पेपर वालों को हम न्यूज़पेपर वाले को हम बोलते हैं अखबार देने के लिए, या मिल्क वाले को बोलते हैं मिल्कमैन को। एक दिन ऑफर दिया और कंटिन्यूअसली वो हमें न्यूज़पेपर और मिल्क दे रहा है, इसको बोलते हैं स्टैंडिंग ऑफर ऑन द बेसिस ऑफ कंटिन्यूटी। समझ में आ गया बेटे? तो ऑफर के हमने 2 बातें अभी पढ़ी है। एक ऑफर का डेफिनेशन पढ़ लिया और एक ऑफर की हमने क्या पढ़ ली? मीनिंग पढ़ ली। एक डेफिनेशन पढ़ा और दूसरा हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ ऑफर, जिसमें 3 पॉइंट मैंने बताए। ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेनिटी ऑफ द ऑफरी 2 होते हैं। कौन कौन से? जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर। ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग ऑफ सेकंड ऑफर, काउंटर क्रॉस। और लास्ट मैंने बताया ऑन द बेसिस ऑफ कंटिन्यूटी स्टैंडिंग ऑफर, जिसको हम ओपन ऑफर कहते हैं। अब ऑफर का लास्ट टॉपिक, ऑफर समाप्त होने वाला है, अभी नहीं, टाइम लगेगा, थोड़ा लंबा है। अब का टॉपिक कहता है कि भैया ऑफर के जो है वो रूल्स क्या है, रूल्स अबाउट ऑफर। ऑफर के क्या है, रूल्स क्या है। तो मेरे भाई टॉपिक चल रहा है, कौन सा टॉपिक है? रूल्स अबाउट ऑफर। तो रूल नंबर 1 आपको जाना पहचाना लगेगा। मैं आपको तकरीबन 6 रूल पढ़ाऊंगा अभी। रूल नंबर 1 आपको जाना पहचाना लगेगा। हम लोगों को एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए क्या करना होता है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रॉपर ऑफर, उसकी एक्सेप्टेंस, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, और आगे और 7 पॉइंट है, टोटल 10 पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट कौन सा था?
इंटेंशन टू क्रिएट क्या, लीगल रिलेशन। ऑफर का रूल नंबर 1 कहता है ऑफर मस्ट बी मेड विद इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। समझ में आ रही है बात? यानी कि आप जो ऑफर दे रहे हो ना, वो ऑफर बिजनेस ऑफर होना चाहिए, सोशल ऑफर नहीं होना चाहिए। मेरी बात समझ में आई? जो ऑफर आप दे रहे हो वो बिजनेस ऑफर होना चाहिए, सोशल ऑफर नहीं होना चाहिए। क्लियर बात मेरी? कहने का मतलब रूल नंबर 1 कहता है ऑफर मस्ट बी मेड विद इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। ठीक है बेटे, रूल नंबर 1। तो इस रूल नंबर 1 में मान लो ये मैं दीपक और मैंने अपने दोस्त राहुल को अपने जन्मदिन के लिए इनवाइट किया, जन्मदिन की पार्टी के लिए। तो बेटा ये जो ऑफर मैंने अपने दोस्त को दिया, ये कौन सा ऑफर है? सोशल ऑफर। क्या इस सोशल ऑफर में पार्टी की इंटेंशन होती है लीगल रिलेशन बनाने की? आंसर है नहीं। मेरा दोस्त अगर मेरे बर्थडे पे नहीं आया और खाना वेस्ट हो गया तो क्या मैं उसके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लूंगा? आंसर है नहीं। वही अब दूसरी बात हम करते हैं कि यही मेरा दोस्त राहुल, इसको अगर मैं अपनी कार बेचता हूं, कार बेची मैंने 20 लाख रुपए में मान लो, तो ये कार बेचने का जो मैंने इसको ऑफर दिया बेटे, ये ऑफर ना बिजनेस ऑफर है। कौन सा है? बिजनेस ऑफर। बात समझ में आई? और इस वाले ऑफर में पार्टी की इंटेंशन है कि वो लीगल रिलेशन बनाए। क्लियर है? तो रूल नंबर 1 है ऑफर मस्ट बी मेड विद इंटेंशन टू क्रिएट व्हाट, लीगल रिलेशनशिप। क्लियर मेरे दोस्त? तो यहां पर हमने रूल नंबर 1 पढ़ा। अब रूल नंबर 2 बता रहा हूं। ये रूल नंबर 2 भी बहुत अच्छा है। रूल नंबर 2 कहता है ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। कम्युनिकेटेड मतलब ये कह रहा है कि जिसने ऑफर दिया, जो ऑफर देता है उसको ऑफरर बोलते हैं। मैं बता चुका हूं आपको, जिसको ऑफर मिलता है उसको ऑफर ही बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि जिसने ऑफर दिया या जो ऑफर दे रहा है वो अपनी विलिंगनेस को जब एक्सप्रेस करेगा ना, तो उसकी विलिंगनेस जब वो एक्सप्रेस करेगा तो वो ऑफरी के कान में पढ़नी चाहिए और ऐसी लैंग्वेज में पढ़नी चाहिए जो ऑफरी समझता हो। यानी कि ऑफर का कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। आप किसी की दुकान पे जाओ कोई सामान खरीदने के लिए और उसकी दुकान पे खड़े रहो, खासकर वहां पर वो लड़की है दुकानदार, खड़े रहो, ऐसे देखते रहो, और मैडम ठीक ठाक सब ओके, 2-4 मिनट में 10 मिनट 9 मिनट में भाग देगी दुकान से, थप्पड़ थप्पड़ मारे, निकल, देखने आया मुझे, बेशरम लड़के, भाग यहां से। तो ऐसा क्यों? क्योंकि आपने जो उसकी दुकान पे गए हो, आप ऑफर दो, आप उसको बोलो। और ऑफर क्या दोगे आप? ये मत बोल देना आई लव यू मैडम, ये ऑफर नहीं चलेगा, वहां पिटाई होगी फिर बहुत बढ़िया होगी। वहां जाके आप ये बोलोगे कि मैडम अगर दुकान में सामान कुछ है, मान लो क्रिकेट बैट की दुकान है, तो मैडम एक क्रिकेट बैट दे दो मुझे। दिस इज कॉल्ड ऑफर। तो जब आप उसको बोलोगे, कम्युनिकेट करोगे, तभी तो ऑफर कंप्लीट होगा। तो आपको ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। मैं ये बता रहा हूं कि जब हम ओरल में ऑफर देते हैं ना, ओरल मतलब आमने सामने, टेलीफोन पे या फोन पे बात करके, तो ज्यादा प्रॉब्लम अराइज नहीं होती। बेटा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया? 1872 में। आज क्या चल रहा है? 2022। नेट 150 साल, 150 साल हो गए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को आए हुए। क्या 150 साल पहले भी कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही बनते थे जैसे आज की डेट में बन रहे? बिल्कुल नहीं। ये लॉ लेकिन 150 साल पुराना है और हमें इसी के अकॉर्डिंगली सारी बातें सीखनी भी है अगर हमें एग्जाम क्लियर करना है तो मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा हूं कि ओरल कॉन्ट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम अराइज ज्यादा नहीं होती है। प्रॉब्लम अराइज होती है रिटन कॉन्ट्रैक्ट में, रिटन कॉन्ट्रैक्ट, और खासकर ऐसे रिटन कॉन्ट्रैक्ट जो लेटर के थ्रू बनाए गए।
और मैं इसके अंदर आपको एक बात बताऊंगा, कम्युनिकेशन ऑफर की तब कंप्लीट होती है जब ऑफरी को, यानी कि जिसको हम ऑफर दे रहे हैं उसको नॉलेज हो जाए ऑफर की। क्लियर है? तो यहां पर मैं आपको बताता हूं, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड में जब राइटिंग यानी कि लेटर में हम ऑफर देते हैं तो क्या होता है। मान लो ये एक लेटर है, मान के लो ऐसे ही होता है, लेटर दिया होगा आप लोगों ने बहुत कॉलेजों में, स्कूलों में। एक सेलर है, सेलर ने 15 जनवरी को ये लेटर भेजा। मान लो सेलर जो है अपना लैपटॉप बेचना चाहता है, किसी मिस्टर बी को बेचना चाहता है, तो इसने 15 तारीख को ये ऑफर भेजा लेटर के थ्रू। किसके थ्रू? लेटर के थ्रू। तो बेटा लेटर क्या 2 मिनट में पहुंच जाएगा ओरल की तरह? बिल्कुल नहीं। लेटर रीचेज, यानी कि जो ऑफर दिया था, ऑफर लेटर रीचेज ऑन, मान लो 17 जनवरी को लेटर पहुंचा। कब पहुंचा बेटे? 17 जनवरी को। तो क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है कि ऑफर की कम्युनिकेशन जो है वो कब कंप्लीट हुई है। क्या क्वेश्चन है? जो ऑफर है ना, ऑफर, उसकी कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई। बेटे ऑफर का मतलब होता है, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड का मतलब होता है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीटेड व्हेन ऑफरी कम्स टू नो अबाउट द ऑफर। यहां पर 15 तारीख को ऑफर लेटर भेजा, लेकिन ऑफर लेटर पहुंचा कब? 17 तारीख को। मिस्टर बी को कब पता लगा? ऑफरी को कब पता लगा ऑफर के बारे में? 17 तारीख को। तो यहां पर आंसर ये है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीटेड ऑन 17th ऑफ जनवरी। बात समझ में आ रही है? तो ये रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 2 कहता है ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड एंड द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीटेड व्हेन ऑफरी कम्स टू नो अबाउट द ऑफर। क्लियर है? तो हमारा ये रूल चल रहा है। अभी 2 रूल हम लोगों ने पढ़े, अब मैं आपको रूल नंबर 3 पढ़ाता हूं। क्लियर है? ध्यान से सुनना, रूल नंबर 3 क्या है। रूल नंबर 3 कहता है, रूल नंबर 3 बड़ा आसान है, इसको बोलते हैं ऑफर मस्ट बी सर्टेन। बेटा सर्टेन का मतलब क्या होता है? सर्टेन मतलब होता है निश्चित। निश्चित मतलब कि सेलर और बायर, सेलर ने बोला कि क्या तू मेरी कार खरीदेगा? इसने बोला भाई कितने में, कंसीडरेशन बता। तो सेलर ने बोला भाई रीजनेबल प्राइस दे दियो। क्या बोला? रीजनेबल प्राइस दे दियो। बायर ने उसको 300 रुपए दे दिए कार के बदले में। क्या ये सही है कॉन्ट्रैक्ट? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां पर कंसीडरेशन क्या? सर्टेन नहीं है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि जब भी कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट बनाती है तो कॉन्ट्रैक्ट के बीच की जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन है ना, वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो सर्टेन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटे? सर्टेन होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? क्या किसी को कोई प्रॉब्लम अभी तक? तो हमने 3 रूल पढ़े। रूल नंबर 1 मैंने आपको ये पढ़ाया कि ऑफर मस्ट बी मेड विद इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। क्लियर है? उसके बाद मैंने आपको दूसरा रूल ये पढ़ाया कि ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। क्लियर है? फिर मैंने आपको रूल नंबर 3 ये पढ़ाया, ऑफर मस्ट बी सर्टेन। सर्टेन मतलब होता है निश्चित। क्लियर? अब आपको नेक्स्ट पॉइंट रूल नंबर 4 मैं आपको बताने वाला हूं। रूल नंबर 4 बड़ा अच्छा है, बहुत इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। रूल नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। रूल नंबर 4 ये कहता है कि ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम मेयर डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन। अब आप बोलोगे कि क्या है ये? ध्यान से सुनना।
ये कह रहा है ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम ओनली मेयर, मतलब ओनली डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन। यानी कि अगर आप डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन कर रहे हो ना, उसको ऑफर नहीं बोला जाता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो कि मैंने अपने दोस्त को ये बात बोली, मेरा दोस्त मेरे सामने ऐसे खड़ा हुआ है, ध्यान से सुनना, मेरा दोस्त है वो सामने मेरे खड़ा है और मेरी यहां पर मोटरसाइकिल रखी हुई है, बाइक रखी हुई है, और मैं अपने दोस्त के सामने कह रहा हूं यार मैं ये सोच रहा हूं कि अपनी मोटरसाइकिल को बेच दूं। मैंने क्या बोला? यार मैं ये सोच रहा हूं कि मैं अपनी मोटरसाइकिल को बेच लूं। क्या मैंने अपने दोस्त को ऑफर दिया? आंसर है नो। दिस इज मेयर, मतलब ओनली डिक्लेरेशन ऑफ व्हाट? इंटेंशन। दिस इज ओनली डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन। यहां पर मैं अपनी सिर्फ इंटेंशन को डिक्लेयर कर रहा हूं, इसको हम ऑफर नहीं बोलेंगे। समझ में आ रही बात? अगर मैं उसको ये बोलता वुड यू लाइक टू बाय माई मोटरसाइकिल फॉर ₹10,000 और 20,000, एक कोई अमाउंट, फिक्स अमाउंट बताता, सर्टेन अमाउंट बताता। रूल नंबर 3 को भी फॉलो करना है। मान लो 25,000, वुड यू लाइक टू बाय माई मोटरसाइकिल फॉर ₹25,000। दिस इज ऑफर, दिस इज नॉट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन, दिस इज परफेक्ट ऑफर। क्लियर है? तो हमें 4 बातें भाई रूल हो गए हमारे ऑफर के। अब रूल नंबर मैं आपको 5 बताता हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। रूल नंबर 5 कहता है कि ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर। क्या कहता है बेटे? ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर। बेटा इनविटेशन टू ऑफर का मतलब क्या होता है? इनविटेशन टू ऑफर का मतलब होता है कि एक पर्सन सामने वाले पर्सन को, सामने वाले बंदे को इनवाइट कर रहा है कि आप आओ और मुझे ऑफर दो, आप आओ और मुझे ऑफर दो। दिस इज कॉल्ड इनविटेशन टू ऑफर। और इनविटेशन टू ऑफर को कभी भी ऑफर से मिला मत देना, ये दोनों चीजें क्या होती है? अलग होती है। मान लो आप किसी शॉपिंग मॉल में गए और शॉपिंग मॉल के अंदर आपने कोई सामान देखा, कोई शर्ट देखी, आपने देखा होगा दुकानों के बाहर डिस्प्ले लगी होती है सामानों की। मान लो एक पैंट शर्ट है, वो पुतले से खड़े रहते हैं, वो पैंट शर्ट है, उसकी डिस्प्ले लगी हुई है और वो चीज मुझे पसंद आ गई वहां पर। मान लो ये ऑफर है, मान लो ये ऑफर है, मैं सिर्फ मानने के लिए कह रहा हूं, है नहीं वैसे। तो मैं दुकान वाले के पास गया, मैंने कहा भाई वो पैंट शर्ट पैक कर दो, ये पकड़ो पैसे। यानी कि मैंने एक्सेप्टेंस दे दी, और एक्सेप्टेंस देते ही ये चीज क्या बन गई? बिजनेस एग्रीमेंट। और दुकान वाले ने मान लो बोल दिया कि नहीं सर वो सेल के लिए नहीं है, हमने ऐसी लगा रखी थी। मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कहा ये बिजनेस एग्रीमेंट बन गया और बिजनेस एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, मैं तेरे अगेंस्ट में लीगल एक्शन लूंगा अगर तू मुझे ये नहीं बेचता तो। क्या ये जायज है? अब इस हिसाब से तो ये दुकान वाले पे रोज केस ही केस होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में वो जो डिस्प्ले ऑफ गुड्स है ना, वो ऑफर नहीं है दुकान वाले की तरफ से, वो इनविटेशन टू ऑफर है कि आप आओ और हमें ऑफर दो। तो यानी कि हम जाते हैं, हम कहते हैं भैया वो पैंट शर्ट मिल सकती है क्या? ऑफर दिया तो सामने वाला बोलेगा हाँ तो ठीक है, उसने मना कर दिया तो एग्रीमेंट नहीं बना, हम दूसरी दुकान पे चले जाएंगे। पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, एक कंपनी, आप लोगों ने सुना होगा, एक कंपनी प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर को, प्रोस्पेक्टिव बायर को। प्रोस्पेक्टिव मतलब वो लोग जो बनने वाले, इन्वेस्टर बनने वाले, बने नहीं है। तो एक कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस के अंदर पूरी डिटेल लगती है कि मैं लिखती है, मैं ये कंपनी 1,000 करोड़ रुपए आप लोगों से मांगती हूं, मैं ये शेयर कर रही हूं इशू आप लोगों को। प्रोस्पेक्टस पहले इशू करेंगे। तो जब हम प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं एज ए कंपनी टू द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर, तो वो ऑफर नहीं होता, वो इन्विटेशन टू ऑफर होता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल आपने 12th क्लास में या कहीं ना कहीं फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग में पढ़ा होगा, प्रो राटा बेसिस। यानी कि फिर पब्लिक उस प्रोस्पेक्टस को पढ़कर ऑफर देती है, पब्लिक ऑफर देती है कि हाँ जी हम आपको पैसा दे रहे हैं। मान लो पब्लिक ने मांगे 1,000 करोड़, दे दिए 1,100 करोड़।
और वो एक्सेप्टेंस माने, नॉर्मल ऑफर एक्सेप्टेंस माने, तो ऐसे में कंपनी को 1100 करोड़ एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। गड़बड़, कंपनी 1100 करोड़ में से 100 करोड़ प्रोराटा बेसिस पर वापस करती है, प्रोराटा बेसिस पर 100 करोड़ रुपए वापस करेगी और 1000 करोड़ का अलॉटमेंट करेगी, क्योंकि कंपनी ने जो प्रोस्पेक्टस इश्यू किया था वो ऑफर नहीं था, वो इनविटेशन टू ऑफर था। फिर पब्लिक ने ऑफर दिया 1100 करोड़ का और एक्सेप्टेंस दी कंपनी ने 1000 करोड़ की। बात समझ में आ गई? एक और एग्जांपल देता हूं, आप लोगों ने मैट्रिमोनियल वेबसाइट देखी होगी या मैट्रिमोनियल अखबार में पढ़ा होगा, वर चाहिए, वधू चाहिए, वांटेड ग्रूम्स एंड ब्राइड। मान लो किसी लड़की ने अखबार में एक एडवर्टीजमेंट डाली, मैं अंजलि, मैं चाहती हूं एक ऐसा लड़का जिसकी सैलरी 50 में हो, मतलब कम से कम 1 लाख रुपए तनख्वाह हो, फेयर लड़का चाहती हूं क्योंकि मैं भी फेयर हूं, मेरी हाइट 5 फुट 4 इंच है, मेरा एड्रेस पंजाबी बाग, एड्रेस लिखा हुआ, फोन नंबर लिख दिया। तो ये इनविटेशन टू ऑफर है, ऑफर नहीं है। अब मान लो ऑफर होता तो क्या होता? अब उस अखबार को इंडिया के अंदर 5 लाख लोगों ने पढ़ा, उसी एडवर्टीजमेंट को 5 लाख में से 4 लाख लोग, अगर ये ऑफर होता तो 4 के 4 लाख लोग उस लड़की के घर के बाहर पहुंचे, पंजाबी बाग, लाओ भाई मैं तुझसे शादी करूंगा, मैं एक्सेप्टेंस दे रहा हूं, मैं एक्सेप्टेंस दे रहा हूं। और एक्सेप्टेंस देते ही वो चीज एग्रीमेंट बन गई, और एग्रीमेंट बनते ही शादी करना इस बिजनेस एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन गई। वो लड़की तो मर जाएगी भाई, 4 लाख लोगों से थोड़ी शादी करेगी। तो यहां पर उस लड़की ने जो अखबार में एडवर्टीजमेंट दी उसको बोलते हैं इनविटेशन टू ऑफर। समझ में आया? आ गया समझ में? तो इनविटेशन टू ऑफर का मतलब मैंने आपको बताया। इसके एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस बाय कंपनी, या डिस्प्ले ऑफ गुड्स इन द शॉप, इन फ्रंट ऑफ शॉप, या मैट्रिमोनियल वेबसाइट। और एक चीज और बोल सकते हो, इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस बाय यूनिवर्सिटीज। मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने प्रोस्पेक्टस इश्यू कर दिया, तो क्या वो सबको एडमिशन दे देती है? नहीं, क्योंकि प्रोस्पेक्टस इनविटेशन टू ऑफर है। अब जिनके मार्क्स उसके अकॉर्डिंग आएंगे वो ऑफर देंगे, और दिल्ली यूनिवर्सिटी उनमें से कुछ स्टूडेंट को एक्सेप्टेंस देगी एडमिशन के लिए। क्लियर है? तो मैंने आपको रूल नंबर 5 तक पढ़ा दिया। 1 नंबर रूल हमने पढ़ा, ऑफर मस्ट बी मेड विद इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। रूल नंबर 2, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। रूल नंबर 3 मैंने आपको बताया, ऑफर मस्ट बी सर्टेन। रूल नंबर 4 मैंने आपको बताया, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम मेयर डिक्लेरेशन ऑफ ऑफर। रूल नंबर 5 बताया, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर का मतलब बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट रूल नंबर 6 में आपको बता रहा हूं, जो कि कहता है एक ऑफर जो है ना, कैन नॉट बी इन नेगेटिव टर्म। ऑफर कभी भी नेगेटिव टर्म में ना हो, ऑफर कभी नेगेटिव टर्म में ना हो। इसका मतलब क्या है? एग्जांपल सुनना, बहुत आसान है, छोटा सा है। मान लो एक्स ने वाई को एक लेटर लिखा कि यार मैं अपना घर बेचना चाहता हूं 20 लाख रुपए में, क्या तू मेरा घर 20 लाख रुपए में खरीदेगा? ये ऑफर है। अगर बात यहां तक होती तो सब कुछ ठीक है। एक्स ने एक चीज और लिखी कि 7 दिन में रिप्लाई दे दियो, और अगर 7 दिन में तूने हाँ नहीं बोला तो मैं मान लूंगा कि तूने हाँ बोल दिया। ये क्या बात है भाई? हेड भी तेरा और टेल भी तेरा। 7 दिन में रिप्लाई दे दियो, 7 दिन में अगर तूने हाँ बोल दिया तो ठीक है, वरना 8वें दिन में मान लूंगा तूने हाँ बोल दिया। मतलब ये जो ऑफर दिया ना, ये नेगेटिव टर्म में दिया। ऑफर should not have such condition which non-compliance should be treated as offer। नहीं होने पर कुछ को ऑफर मान लेना इज नॉट वैलिड। नेगेटिव टर्म में ऑफर आप नहीं दे सकते। बात कुछ समझ में आई? क्लियर है? एक लास्ट रूल आपका है, रूल नंबर 7। ये कहता है ऑफर मे बी कंडीशनल। ऑफर आप एक कंडीशनल ऑफर दे सकते हो। कंडीशनल ऑफर जो है वो वैलिड ऑफर होता है। तो आप लोग बोलोगे सर ये कंडीशनल ऑफर क्या होता है?
आप लोगों ने देखा होगा, आपके गली मोहल्ले के आसपास भी होगा, मान लो एक लैंडलॉर्ड है और वो लैंडलॉर्ड जो है अपने घर को किराए पे देना चाहता है, तो वो बाहर एक एडवर्टीजमेंट सा बोर्ड लगा देते हैं। आपने कहीं जरूर पढ़ा होगा, लिखा होता है कि किराएदार चाहिए सिर्फ वेजिटेरियन। सिर्फ क्या? वेजिटेरियन, सिर्फ शुद्ध शाकाहारी। या कहीं कहीं पर लिखा होता है कि किराएदार चाहिए ओनली फैमिली। यानी कि लैंडलॉर्ड ने कंडीशन लगाकर ऑफर दिया है और ये कंडीशनल ऑफर वैलिड है। बात को समझ में आ रही है? तो आज की क्लास में हम यहां तक पढ़ेंगे ऑफर के रूल्स, यानी कि पूरा का पूरा ऑफर जो है हमारा कंप्लीट हो गया। तो मैं आपको नोट्स में दिखा देता हूं। ये देखो, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म, ये हमारा हो गया था यूनिलैटरल बायलैटरल। इसके अलावा मिसलेनियस के अंदर अनएनफोर्सेबल हमने पहले ही कर लिया था, जिसमें मैंने बताया था इट मींस ए कॉन्ट्रैक्ट व्हिच आर गुड इन सब्सटेंस। ई कॉम कॉन्ट्रैक्ट हमने कर लिया है। फिर मैंने बताया ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर का मीनिंग यहाँ हो गया है डूइंग एंड डू और एब्सटेन की दोनों के एग्जांपल यहाँ पर है। ये पेज दोबारा आ गया है। फिर मैंने यहाँ पर बताया टाइप्स ऑफ ऑफर ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेनिटी ऑफ द ऑफर, जनरल स्पेसिफिक। इसके अंदर एक केस लॉ भी है। काउंटर क्रॉस, ऑफर मस्ट बी मेड, रूल्स अबाउट ऑफर। देखो, रूल नंबर ए लीगल रिलेशन, रूल नंबर बी कम्युनिकेटेड, रूल नंबर सी ऑफर मस्ट बी सर्टेन, रूल नंबर डी ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन, रूल नंबर ई ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर। ये देखो पूरा एग्जांपल दे रखा है। रूल नंबर एफ ऑफर मस्ट नॉट बी नेगेटिव टर्म, और रूल नंबर जी ऑफर मे बी कंडीशनल, जिसके बारे में देखो लैंडलॉर्ड का एग्जांपल है। क्लियर है? तो बेटे आज की क्लास यहीं तक करते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे। अगली क्लास में यूनिट नंबर 1 पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा हमारा। यूनिट नंबर 1 पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगली क्लास में मिलेंगे। घर से बाहर मत निकलो, कोविड चल रहा है अभी। बाकी बातें अगली क्लास में कोशिश करेंगे यूनिट 1 पूरा का पूरा कंप्लीट करें। किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर सकते हो आप लोग। अगली नोटिफिकेशन के लिए दोबारा मिलते हैं।